चंदनगढ़ नाम के गांव में एक बहुत बड़ी सुनार की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था मंगतलाल। मंगतलाल बहुत ही चालाक और लालची सुनार था। मंगतलाल तो लालची था ही, लेकिन उसकी बीवी कुसुम भी लालच में उससे कम नहीं थी। फिर एक दिन अरे मंगतलाल, तुम तो आज काम में बहुत ही ज्यादा व्यस्त लग रहे हो। लगता है तुम्हारी दुकान में काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो बस आपकी ही जी हजूरी में लगा रहता हूँ। बताइए क्या काम था, और वैसे आपने आज इस छोटी सी दुकान में आने की तकलीफ क्यों की? मुझे ही बुलवा लेते, मैं ही अपनी ये पूरी दुकान लेकर आपके घर आ जाता। अरे मंगतलाल, तुम भी कैसी बातें करते हो। ये तुम्हारी दुकान आसपास के सभी सुनारों से बड़ी है, और वैसे भी मुझे नहीं बल्कि तुम्हारी सेठानी को तुमसे काम था, तो सोचा कि तुम्हारी दुकान में आया जाए। हाँ हाँ सेठ जी, ये तो आपने वैसे बहुत अच्छा किया। वैसे सेठानी जी, आपको मुझसे क्या काम? अरे मंगतलाल भाई साहब, मुझे अब की बार एक बहुत भारी और सबसे अच्छा सोने का हार बनवाना है। वो क्या कहते हैं, यूनी। अच्छा, यूनिक। हाँ हाँ, सही पकड़े, यूनिक। अरे सेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सबसे यूनिक हार बना कर दूंगा। लेकिन हाँ मंगतलाल, सोने के हार में ज्यादा सोने का इस्तेमाल करना। हार बिल्कुल मेरी ही तरह भारी होना चाहिए। हाँ। जी जी जरूर सेठानी जी, जैसा आपको चाहिए मैं वैसा ही एकदम भारी और यूनिक सोने का हार आपको बना कर दूंगा। जितना हार भारी होगा उतना मुनाफा मेरा भी होगा। रात को जब मंगतलाल अपने घर जाता है तो उसकी बीवी कुसुम उससे बोलती है, अरे ये जी, आप आ गए? नहीं भाग्यवान, मैं तो अभी दुकान पर हूँ। यहाँ तो ये मेरा भूत बैठा है। ओहो, आप भी ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। अब तुम सवाल उल्टे पूछोगी तो फिर मुझे गुस्सा तो आएगा ना। अच्छा वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए। हाँ हाँ पूछो, अब तुम्हें क्या पूछना है मुझसे? अरे आज सेठ सेठानी आपकी दुकान में क्या करने आए थे? अब उन्हें कुछ काम होगा तभी तो वो मेरे पास आए, घूमने को तो आए नहीं होंगे। मेरा मतलब वो आपकी दुकान में क्या करने आए थे? कुछ सोने का जेवर बनवाने के लिए आए थे क्या? हाँ, वो सेठानी को एक बहुत भारी सोने का हार बनवाना है, बस इसलिए वो दोनों दुकान में ऑर्डर देने आए थे। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? तुमने दुकान में कैमरा लगवा रखा है क्या? अजी नहीं, वो तो मैं बाजार गई थी सब्जियां लेने, तो बस मैंने उन दोनों को आपकी दुकान में देखा। तो क्या अब तुमने मेरी दुकान में ताका झांकी करनी भी शुरू कर दी? अजी आप भी ना, देखो मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। अच्छा चलिए ये सब छोड़िए, बताइए कि सेठानी ने कैसा सोने का हार बनाने का ऑर्डर दिया आपको? हाँ, वो सेठानी जी ने बोला है कि उनको एकदम भारी सोने का हार चाहिए, वो भी सबसे यूनिक। क्या सोने का हार, वो भी यूनिक? अजी मैं क्या कहती हूँ, आप भी मेरे लिए एक यूनिक सोने का हार बना दीजिए। आपको पता है ना, सोने का हार पहनने का मुझे कितना शौक है। तुम्हें पता भी है वो सोने का हार कितना महंगा बनता है और उसमें कितना सोना लगेगा? तुम्हें ये सब थोड़ी पता है। वो तो सेठ पैसे वाला है, और सेठानी को देखा है तुमने? एकदम गुलाब का फूल दिखती है वो। क्या कहा तुमने? अगर वो सेठानी गुलाब का फूल है तो मैं क्या हूँ फिर? अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो मेरी बातों को सच समझ बैठी। सच बोल रहे हो ना कि तुम मजाक कर रहे हो? अरे हाँ मेरी फूलमती, मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था। हे भगवान, आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। अगर मैंने झूठ नहीं बोला होता तो ये भाग्यवान तो आज मुझे टपका ही देती। अब तुम क्या सोच में पड़ गए? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, मैं तो ये सोच रहा था कि सेठानी के हार का कैसा डिजाइन बनाऊं। सेठानी के हार के साथ साथ मेरे सोने के हार का डिजाइन भी सोच लेना। अरे भाग्यवान, सोने का हार बनाने के लिए बहुत सारे सोने की जरूरत होती है। ओहो, तुम भी ना एकदम भोले हो।
तुम सेठानी का हार मिलावट करके बना देना, बाकी जो आधा सोना होगा वो मेरे हार में लगा देना। मैं कौन सा तुमसे कह रही हूँ कि तुम अलग से पैसे लगाओ। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मैं उस सेठानी के हार में आधा सोना और आधा मिलावट कर दूंगा। वैसे भाग्यवान, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, बहुत होशियार हो तुम तो। वो तो मैं बचपन से ही हूँ, लेकिन मैंने कभी इस बात पर घमंड नहीं किया। अरे जी, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? एक तो रात भर बुखार की वजह से सोए नहीं हो। एक बार आईने में जाकर अपने आप को देखो, बुखार की वजह से कैसे मुंह पूरा फीका हो गया है। अरे धीरे बोलो, अगर सपना ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वो मुझे इस हालत में खेतों पर काम करने नहीं जाने देगी। जी, अभी सपना घर पर नहीं है, वो 3-4 दिन के लिए मेरी बड़ी बहन के घर रहने गई है। और आप अभी घर में वापस आ रहे हैं या मैं अभी सपना को दीदी के घर से बुलाऊं? अरे मीरा, तुम समझते क्यों नहीं हो? वैसे ही बुखार की वजह से मैं पिछले 1 महीने से घर में पड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, ये तो आप सही कह रहे हो। और अब तो बस सपना की शादी को भी 1 महीना ही बचा है। हाँ मीरा, यही तो सारी दिक्कत है कि जो पैसे हमने सपना की शादी के लिए जमा किए थे, वो सब पैसे तो मेरी बीमारी में ही खत्म हो गए। अब तो ये भी नहीं पता कि अब हम मीरा की शादी कैसे करेंगे। कहीं से अब तो पैसे आने के आसार भी नहीं है। अरे जी, भगवान ने जब हम गरीब को लड़की दी है तो उसके लिए कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा। आप इतनी चिंता मत कीजिए, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। यही जिंदगी है मीरा, यही जिंदगी है। तुम कभी एक बाप की जिम्मेदारी को नहीं समझ पाओगी। जिस बाप की जवान बेटी घर में हो और उसकी शादी का पैसा जुटाना हो, वो भला कैसे आराम कर सकता है। लेकिन जी, डॉक्टर ने आपको ज्यादा चलने फिरने से मना किया हुआ है। अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? अरे तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जब तक अपनी बेटी की शादी नहीं कर देता तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अच्छा। ऐसा कहकर गोपाल मीरा की बातों को अनसुना करके खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। अरे भाई गोपाल, मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। अरे अरे समधी जी, आप यहाँ? अरे मुझे बुला लिया होता, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? अरे वो तो मैं बस यहाँ से जा रहा था, तुम्हें देखा तो सोचा कि तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछता चलूं। जी जी समधी जी, अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है। वो मैं क्या कह रहा था गोपाल कि हमारे बच्चों की शादी 8 लाख रुपयों में तय हुई थी और अब तो बस 1 महीना ही बचा है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे बस 2 लाख रुपए ही दिए हैं। वो समधी जी, 3 लाख रुपए के आसपास मैंने पैसे जोड़ रखे थे और फिर मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो सारे पैसे मेरी बीमारी में लग गए। आप बस मुझे 1 साल का समय दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देख भाई गोपाल, मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, हाँ, और उसके लिए मुझे और भी रिश्ते मिल जाएंगे। 1 साल तक मैं अपने बेटे की शादी नहीं रोक सकता हूँ। अगर शादी तक तूने मुझे सारे पैसे नहीं दिए तो समझ कि ये शादी कैंसिल। अरे समधी साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अबे कौन समधी, कैसा समधी? अरे अरे समधी जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अगर मेरी बेटी की शादी टूट गई तो पूरे गांव में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, हमारे बच्चों की शादी जितने रुपयों में तय हुई है, मैं शादी तक वो सारे पैसे आपको दे दूंगा। ठीक है भाई गोपाल, देख ले, अगर तूने पूरे 8 लाख की शादी नहीं की तो मैं बारात वापस भी ले जा सकता हूँ। हाँ। इतना कहकर रामचरण वहाँ से चला जाता है। भगवान, अब मैं क्या करूँ? अपनी बेटी की शादी के लिए कहाँ से रुपयों का जुगाड़ करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
बेटी की शादी की चिंता की वजह से गोपाल बहुत परेशान हो जाता है। अरे जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप कहीं तो क्या मैं डॉक्टर साहब को बुलवाऊं? अरे भाग्यवान, मैं तो ठीक हूँ। शायद जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसे सुनकर तुम भी मेरी ही तरह परेशान हो जाओ। अजी, ऐसी क्या बात है? जल्दी बताइए, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सब ठीक तो है ना? भाग्यवान, आज जब मैं खेती कर रहा था तो मेरे पास समधी जी आए थे। तो ऐसा क्या कह दिया संबंधी जी ने जो आप इतना परेशान हो रहे हो? फिर गोपाल ने खेतों वाली सारी बात मीरा को बताई। अजी, आप क्या कह रहे हैं? संबंधी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है क्या? अगर हमने उनको वचन के हिसाब से शादी तक 8 लाख रुपए नहीं दिए तो वो 12 वापस ले जाएंगे। हाँ भाग्यवान, इसी वजह से ही मैं बहुत परेशान हूँ कि अगर हमने तय की हुई रकम उनको नहीं दी तो वो ये शादी तोड़ देंगे। ए जी, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी बेटी की शादी टूटने मत दीजिएगा, नहीं तो गांव में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। भाग्यवान, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। क्या रास्ता है? मुझे भी बताइए। अब हमारी बेटी की शादी के लिए हमें अपने खेत को बेचना होगा, तभी हम अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। ए जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर हमने अपना वो खेत बेच दिया तो हमारे आगे की जिंदगी का गुजर बसर कैसे होगा? देखो भाग्यवान, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन अब मैं भी क्या करूँ? हमारी इकलौती बेटी है और अगर उसकी भी शादी टूट गई तो हम किसी को शकल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। कह तो आप सही रहे हैं। ठीक है जी, आप कल ही जाकर सेठ के पास अपने खेत को बेच आइएगा। ठीक है भाग्यवान, मैं कल ही जाकर सेठ को अपना खेत बेच आऊंगा। ठीक है जी, चलिए अब बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वो दोनों सोने चले जाते हैं। मीरा, मैं सेठ के यहाँ जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। अच्छा? ठीक है जी, आप आराम से जाइएगा। गोपाल अपने खेत को बेचने के लिए खेत के कागज लेकर सेठ के घर चला जाता है। सेठ जी, सेठ जी, क्या आप घर में हैं? अरे गोपाल, क्या हुआ? आज तुम यहाँ क्यों आए हो? सेठ जी, मुझे आपसे जरूरी काम है, बस इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे भाई, आज ऐसा क्या हो गया जो तुमको मुझसे जरूरी काम है? सेठ जी, ये लीजिए, ये मेरे खेत के कागजात हैं, आप कृपा करके मुझसे मेरा खेत खरीद लीजिए। अरे गोपाल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने खेत क्यों बेचना चाह रहे हो? तुम तो अपने उस खेत को कभी भी बेचना नहीं चाहते थे, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपना खेत बेचना पड़ रहा है? सेठ जी, 1 महीने के बाद जो है मेरी बेटी की शादी है और उसकी शादी के लिए मुझे रुपयों की जरूरत है, बस इसीलिए ही मैं अपना वो खेत बेचना चाहता हूँ। लेकिन गोपाल, अगर तुमने अपना वो खेत बेच दिया तो तुम और तुम्हारी बीवी आखिर अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगे? सेठ जी, अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी मुझे पहले अपनी बेटी की शादी करनी है। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा ठीक लगे। तुम यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। फिर सेठ अपने कमरे में से रुपए लेकर आता है और गोपाल को दे देता है। सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। अरे गोपाल, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने अपनी ये उपजाऊ जमीन मुझे दी, मैं तो तुमसे कब से तुम्हारी ये जमीन मांग रहा था, लेकिन तुमने हर बार मुझे अपनी वो जमीन देने से इनकार कर दिया। सेठ जी, जब बात बच्चों पर आती है तो माँ बाप उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और आज बस मैंने भी वही किया। ऐसा कहकर गोपाल सेठ से रुपए लेकर अपने घर आ जाता है। ए जी, आप आ गए। बताइए, सेठ ने आखिर हमारे खेतों के कितने रुपए दिए हैं? भाग्यवान, सेठ ने तो हमारे खेत की कीमत सही दी है, लेकिन ये सब करके भी अभी हमारे पास 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। अच्छा रुकिए, मैं अभी आती हूँ।
अरे अब तुम कहाँ जा रही हो? अजय आप रुकिए तो सही, आपकी परेशानी का हल है मेरे पास। फिर मीरा अंदर जाती है और एक पोटली लेकर आती है। ये लीजिए। अरे इसमें क्या है? इसमें आपकी परेशानी का हल है, आप एक बार इसे खोलकर तो देखिए। अरे मीरा, ये तो तुम्हारे जेवर हैं, जो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। जी ये वही जेवर हैं जो मेरी माँ ने मुझे मेरी शादी पर दिए थे, जिसे मैंने आज तक खुद से कभी दूर नहीं होने दिया। तो फिर आज तुम ये जेवर मुझे क्यों दे रही हो? जी आप ये जेवर मंगतलाल सुनार के यहाँ ले जाकर इन्हें बेच दीजिए और हमारी सपना के लिए नए जेवर बनवा दीजिए। लेकिन भाग्यवान, ये जेवर तो... देखिए जी, आप बस ये जेवर लेकर जाइए और इन्हें बेच दीजिए। अब मुझे इसके आगे कुछ नहीं सुनना है। गोपाल मीरा के दिए हुए जेवर लेकर मंगतलाल सुनार के पास चला जाता है। अरे भाई गोपाल, तुम आज मेरी दुकान पर क्या करने आए हो? अरे भाई मंगतलाल, 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, तो बस उसके लिए तुम्हारे यहाँ से जेवर बनवाने आया हूँ। लेकिन तुम्हें पता भी है कि सोने का भाव आसमान छू रहा है भाई। हाँ भाई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ये तो बस हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो उसे उतना दे सके जिससे उसके ससुराल वाले उसे दुखी ना करें। अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हें क्या बनवाना है। और तुम्हारे पास रुपए तो है ना? क्योंकि मैंने उधार देना बंद कर दिया है। अरे नहीं, मैं तुमसे उधार सामान लेने नहीं आया हूँ। ये देखो, मेरे पास रुपए तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये मेरी बीवी के कुछ जेवर हैं। क्या तुम इनको लेकर मुझे कोई अच्छा सा सोने का हार दे सकते हो? चल ठीक है, मैं ये जेवर लेकर तेरी बेटी के लिए एक सोने का हार बना कर दे दूंगा। मंगतलाल को जेवर देकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। वैसे ये जेवर बहुत पुराने हैं और ये तो शुद्ध सोने से बने जेवर हैं, लेकिन इसमें मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। अरे हाँ, भाग्यवान है ना, घर जाकर उससे पूछता हूँ, वो मुझे ज्यादा मुनाफा हो उसका कुछ ना कुछ उपाय जरूर देगी। अरे भाग्यवान, मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इन जेवरों से मैं ज्यादा मुनाफा कैसे करूँ। अरे इसमें सोचना क्या है, आप ऐसा ही कीजिए जैसा आप हर किसी के साथ करते हैं। अरे भाग्यवान, वो तो मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन अगर इन जेवरों से मैंने गोपाल को सोने का हार बना के दिया तो उससे मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे आप एक काम कीजिए, आप गोपाल को चांदी का हार बनाकर उसके ऊपर सोने का पानी फेर दीजिए। इसका मतलब सारा सोना हमारा? हाँ तो ठीक है, अब तुम भी मेरी बात सुन लो। जो ये जेवर है, इनसे मेरे लिए सोने के 2 कड़े बनाकर दे देना, वो भी जो आपने अभी हार बनाया था उसकी मैचिंग के। अरे तुम तो एकदम सही कह रही हो, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि आप में इतना दिमाग नहीं है मेरे भोले पति। ऐसा कहकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही पूरा महीना बीत जाता है। फिर एक दिन अरे भाई मंगतलाल, मेरा काम हो गया क्या? हाँ बन गया, तेरी बेटी का सोने का हार ले। मंगतलाल गोपाल को सोने के हार की बजाय चांदी का हार दे देता है और इस बात से अनजान गोपाल वो हार लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, आज तो मेरा बहुत फायदा हो गया। मैंने इसको कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। गोपाल उस चांदी के हार को सोने का समझकर अपनी बेटी की शादी कर देता है। समधी जी, वादे के मुताबिक मैंने अपनी बेटी की शादी पूरी 8 लाख की है। बस आपसे यही विनती है कि आप मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। अरे भाई गोपाल, तुम अब क्यों चिंता करते हो? अब हम तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। देखना, कुछ दिन बाद ही तुम्हारी बेटी तुम लोगों को भूल जाएगी। फिर गोपाल ने अपनी बेटी सपना को अच्छे से विदा कर दिया। कुछ दिन तो सपना को उसके ससुराल वालों ने अच्छे से रखा, लेकिन दिक्कत तब आई जब उसकी सास लता ने सपना के हार को देखा।
आय हाय, ये कैसा हार है, ये तो पूरा काला हो गया। ये देखिए जी, इसके बाप ने तो हमें ठग लिया। अच्छा, तभी तो सोचूं कि इसके बाप के पास इतने सारे पैसे एकदम से कैसे आ गए। इसके बाप ने हमें चूना लगाया। नहीं ससुर जी, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने तो ये हार मंगतलाल काका के यहाँ से बनवाया है। मेरे पापा आपके साथ धोखा नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने तो अपना खेत और माँ ने अपने जेवर बेचकर ये शादी की है। अरे पिताजी, मुझे नहीं लगता कि सपना के पिताजी ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो तो इतने सीधे हैं, वो आपके साथ धोखा नहीं कर सकते। चुप कर जोरू के गुलाम, जब से तेरी शादी हुई है तब से देख रही हूँ, तू बड़ी इसकी और इसके घर वालों की हिमायत करता है। माँ, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मुझे तो जो सही लगा मैंने वही कहा। देख रहे हो इसे कैसे मुझसे जबान लड़ा रहा है। लेकिन माँ, मैंने तो... चुप हो जा, नहीं तो लगाऊंगा एक कान के नीचे। इस धोखेबाज की बेटी के साथ रहकर तमीज भूल गया क्या कि अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं? पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? जाता है यहाँ से या बताऊं मैं तुझे अभी? है रामचरण की बात सुनकर विनोद गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अजी, आप विनोद को छोड़िए और बताइए अब इसका क्या करना है। इस धोखेबाज की बेटी को मैं अपने घर न रख सकती। करना क्या है, निकाल दे इसे इस घर से। जब अपने बाप के पास वापस जाएगी तभी इसके बाप को अपने धोखे का एहसास होगा। लेकिन ससुर जी, मैं अपने माँ पापा के पास वापस नहीं जा सकती। उन्होंने मेरी शादी के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। मैं अब दोबारा उनके पास वापस जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। हाँ तो मत जाना अपने बाप के घर, लेकिन तू यहाँ भी नहीं रह सकती। लेकिन सासू माँ, मैं कहाँ जाऊंगी फिर? अरे तू कहीं भी जा, हमें अब तुझसे कोई मतलब नहीं। अपने सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर सपना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अगर माँ पापा के पास गई तो वो परेशान हो जाएंगे। वैसे भी उन दोनों ने मुझे खुश करने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। मैं अब उनके पास वापस नहीं जाऊंगी। सपना ये सब बोलते हुए जंगल की तरफ चली जाती है और एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? पापा की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनकी तबीयत और खराब हो जाए। हे भगवान, मैंने इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया? सपना रोते हुए ये सब बोल रही थी कि तभी उस पेड़ के ऊपर एक जिन्न बैठा था और वो ये सब सुन लेता है। अरे, ये लड़की कौन है और ये इतनी तेज तेज क्यों रो रही है? सपना को ऐसे रोता देख जिन्न से रहा नहीं जाता। वो सपना के सामने आ जाता है। बेटी, तुम कौन हो और ऐसे रो क्यों रही हो? आप कौन है? बेटी, मैं एक जिन हूँ और मैं इसी पेड़ के ऊपर रहता हूँ। तुम कौन हो और आखिर तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मेरा नाम सपना है। मैं रोते रोते इस जंगल में आ गई, थक गई थी तो पेड़ के नीचे बैठ गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन आप मुझे मारिएगा नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम रो क्यों रही हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? फिर सपना जिन्न को सपना की ससुराल की सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये सब उस मंगतलाल सुनार की वजह से हुआ है। उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। तुम बस अब देखती जाओ कि आखिर मैं उसे मजा कैसे चखाता हूँ। इतना कहते ही जिन्न एक बूढ़े बाबा का भेष बदल लेता है। अरे, आप तो एकदम बदल गए। बेटी, अब तू देख कि उस सुनार का क्या हाल होता है। जिन्न अपना भेष बदलकर अपने हाथ में एक पोटली लेकर सपना के साथ मंगतलाल सुनार की दुकान में चला जाता है। अरे अरे, तुम दोनों कौन हो और ऐसे मेरी दुकान में घुसे कैसे चले जा रहे हो? अरे बेटा, मैं तो यहाँ पर तुमसे अपनी पोती के लिए जेवर बनवाने आया हूँ। इसकी अभी अभी शादी हुई है। इसकी दादी ने ये 100 सोने की मोहरें इसके लिए रखी थीं, तो सोचा कि इसके लिए जेवर बनवा दूं। वैसे मैंने सुना है कि इस पूरे तो क्या आसपास के सभी गांवों के सुनारों के पास भी तुम्हारे जैसे जेवर नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं ये सोने की मोहरें लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। जिन्न वो सोने की मोहरें उस मंगतलाल को दे देता है। मोहरों को देखकर मंगतलाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
अरे बूढ़े बाबा, आप चिंता मत कीजिए। मैं इन सोने की मोहरों से इस बेटी के लिए बहुत अच्छे और बहुत सारे जेवर बना दूंगा है। लेकिन आपको मुझे थोड़ा समय देना होगा है। अरे बेटा, बस समय ही तो नहीं है हमारे पास। इसे अभी अपने ससुराल जाना है। कोई बात नहीं बाबा, हम किसी और सुनार से इन मोहरों के बदले सोने के जेवर खरीद लेते हैं। अरे तो बेटी, जेवर तो इसकी दुकान में भी हैं। हम इसी से ही ये मोहरें देकर जेवर खरीद लेते हैं। लेकिन बूढ़े बाबा, मेरी दुकान में अभी इतने जेवर नहीं कि मैं आपको इन मोहरों के बदले में ये सारे जेवर दे सकूं। तेरे पास अभी जितने भी जेवर हैं वो तो मुझे दे दे। अरे वाह, लगता है आज तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है मुझे। लगता है आज ही मैं इस पूरे गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। अरे क्या हुआ बेटा, तू कहाँ खो गया? अरे नहीं, बूढ़े बाबा आप बस रुकिए, मैं अभी अपनी दुकान के सारे जेवर दे देता हूँ। हाँ। फिर मंगत लाल जल्दी से दुकान के सारे जेवर निकालता है कि तभी उसकी बीवी कुसुम वहाँ आ जाती है। अरे जी, आप ही क्या कर रहे हैं? आप ये दुकान के सारे जेवर क्यों निकाल रहे हैं? अरे भाग्यवान, चुप रहो तुम। और सुनो, तुमने जो ये सारे जेवर पहने हुए हैं वो मुझे अभी निकाल कर दो। लेकिन जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने जेवर ना दूंगी। अरे भाग्यवान, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो है। देखो, अगर तुम मुझे भी अपने सारे जेवर दे दोगी तो मैं तुम्हें इनसे भी अच्छे और भारी सोने के जेवर बना कर दूंगा। हाँ। मंगत लाल की बातों को सुनकर कुसुम लालच में आ जाती है और अपने सारे पहने हुए जेवर निकालकर मंगत लाल को दे देती है। ये लीजिए बूढ़े बाबा, मैंने आपको अपनी दुकान के सारे जेवर दे दिए। ये लीजिए, और ये सारी सोने की मोहरें मेरे पास ही छोड़ जाइए। अच्छा? ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। चलो मेरी बेटी, तुम्हें तुम्हारे ससुराल भी तो छोड़ कर आना है अभी। वो दोनों सारे जेवर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अरे इतनी खुशी भाग्यवान, मुझे आज तक नहीं हुई। मेरा तो मन कर रहा है कि नाचने लगूं। अरे भाग्यवान, अब हम कभी गरीब नहीं होंगे। अरे, आज तो खुशी मनाने का दिन है। हाँ भाग्यवान, ये सभी मोहरें राजघराने की मोहरें हैं। क्या सच में राजघराने की मोहरें हैं? जरा मुझे भी दिखाओ। ये लो, देखो, तुम भी देखो। कुसुम जैसे ही वो पोटली खोलकर देखती है, उसमें सोने की मोहरों की जगह पत्थर होते हैं। अरे जी, ये सोने की मोहरें नहीं बल्कि ये तो पत्थर हैं। क्या पत्थर? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, ये देखो। अरे, ये क्या हो गया? मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वैसे भी वो दोनों ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। मंगत लाल जल्दी से भागकर उन दोनों के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। ए बुड्ढे, तूने मुझसे असली के सोने के जेवर ले लिए और मुझे तूने पत्थर दिए। तुम दोनों अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, चोर कहीं के। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मंगत लाल की बात सुनकर जिन्न और सपना जोर जोर से हंसने लगते हैं। जैसा तुमने किया, मैंने भी तुम्हारे साथ वैसा ही किया। जब तुम असली जेवर लेकर नकली बनाकर दे सकते हो, तो क्या मैं तुम्हें नकली पत्थर की मोहरें देकर असली जेवर नहीं ले सकता? ए बूढ़े, जल्दी से मेरे सारे जेवर वापस कर। मंगत लाल की ये बात सुनकर वो जिन्न बना बूढ़ा अपने असली रूप में आ जाता है और गुस्से में मंगत लाल को रस्सी से बांध देता है। ये सब देखकर मंगत लाल डर जाता है। मैं कोई बूढ़ा बाबा नहीं हूँ और ना ही कोई चोर हूँ। मैं तो एक जिन हूँ जो तुम्हें तुम्हारी की हुई हरकत की सजा देने आया हूँ। मुझे माफ कर दो जिन जी, मुझे माफ कर दो। तेरी वजह से इस लड़की के ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया। इसके पिता ने तुमको असली जेवर दिए थे, इसकी शादी के लिए सोने का हार बनाने के लिए, लेकिन तुमने इसके पिता के साथ धोखा किया और इसे सोने के बजाय चांदी का हार बनाकर दे दिया। जिन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद किसी के साथ भी धोखा नहीं करूंगा और आप ये सारे जेवर भी रख लीजिए। आप बस मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है तो सपना से मांग। अगर वो तुझे माफ कर देगी तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। सपना बेटी, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से आज तेरी ये हालत हुई है। मुझे माफ कर दे।
मैं अभी तेरे ससुराल जाकर सब सच सच बता दूंगा। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे ससुराल में जाकर तेरा सम्मान तुझे वापस दिलवाऊंगा। और फिर मंगत लाल ने जैसा कहा वैसा किया। उसने सपना के ससुराल में जाकर सब सच सच बता दिया। सपना बेटी, हमें माफ कर दे। न जाने लालच की वजह से हमने तुझे और तेरे माँ बाप को कितना उल्टा सीधा बोल दिया। हाँ बेटी, हमें माफ कर दे। सपना अपने सास ससुर को माफ कर देती है और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं।